मुंबई की एक पुरानी 4 मंजिला इमारत चौल है गुलमोहर निवास। इस इमारत की सबसे दिलचस्प बात थी इसके पीछे की दीवार, यानी रसोई के साथ बनी एक खिड़की जो 4 अलग अलग घरों की रसोई से खुलती थी। वहीं से शुरू होती थी 4 पत्नियों की दोस्ती जो 4 अलग अलग धर्मों से थी, लेकिन उनका दिल एक ही था। एक थी हिंदू धर्म की रीमा अग्रवाल जो कि मारवाड़ी हिंदू थी और साथ ही बातूनी और मिठाई की बेहद ही शौकीन। दूसरी रसोई थी फातिमा शेख जो कि मुसलमान और साथ ही बेहद नरम दिल, और तीसरी थी मरियम डिसूजा जो कि ईसाई थी, और चौथी रसोई थी गुरप्रीत कौर की जो कि सिख परिवार से थी। रोज सुबह सुबह ही इन चारों की खिड़कियों से बर्तनों की आवाजें, गैस के चूल्हे जलने की सीटी और साथ में चारों की बातें शुरू हो जाती थी। अरे फातिमा, आज फिर तेरे घर से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, क्या बना रही है? बस रीमा, छोले बना रही हूँ। वैसे तेरे गुड़ वाले पराठे की खुशबू भी कम नहीं है। अरे वाह, तूने खुशबू से पहचान लिया कि गुड़ वाले पराठे बना रही हूँ। अरे तुम दोनों तो हर दिन ऐसा कुछ पकाती हो कि मेरी भूख बढ़ जाती है। वैसे तुम दोनों मुझसे पूछो उससे पहले मैं बता दूं कि मैं आज टोस्ट और एग्स बना रही हूँ। वाह जी, आज तो चारों तरफ सुगंध का मेला लग गया है। मैंने भी सोचा था पराठे बनाओ, पर इनका सरसों का साग तो मक्की की रोटी खाने का मन था, तो मैं वही बना रही हूँ। मक्की की रोटी? वाह, मुझसे तो वो कभी बनती नहीं, चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं। लेकिन हाँ, साग के साथ खाने में बड़ा मजा आता है उसे। एक कटोरी मुझे भी दे देना और साथ में मक्की की रोटी भी। हाँ हाँ, जरूर बना दूंगी। और गुरप्रीत, तेरा पराठे खाने का है ना, तो तेरे लिए भी 4 गुड़ के पराठे बना दूंगी। कुछ देर खाना बनने के बाद वो एक दूसरे को खिड़की से खाना शेयर करती हैं। ये उनका रोज का था। वो चारों अक्सर खाना बनाते बनाते ऐसे ही गप्पे लड़ाती रहती। वो कभी रेसिपी का सीक्रेट शेयर करती, कभी बच्चों की बातें, तो कभी सिर्फ हंसी मजाक। ऐसे ही एक रोज फातिमा के शौहर की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उस दिन वो थोड़ी उदास थी। क्या हुआ फातिमा बहन, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? हाँ, मैं भी देख रही हूँ, आज तुम बोल भी बहुत कम रही हो। सब ठीक तो है ना? हाँ, वो कल रात से मेरे शौहर की तबीयत ठीक नहीं है, लगातार खांसे जा रहे। कल भी सारी रात सो नहीं पाए, दवाई भी दी लेकिन उससे उन्हें कोई असर नहीं हुआ। अरे तो तू उन्हें काढ़ा बना कर देना, उससे पल भर में खांसी ठीक हो जाती है। अदरक, तुलसी और काली मिर्च, लौंग, ये सब मसाले डालकर काढ़ा बनता है जिससे खांसी जल्दी ठीक हो जाती है। लेकिन तुलसी मैं कहाँ से लाऊं, और मैंने तो ये पहले कभी बनाया भी नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुझे काढ़ा बनाकर दे देती हूँ। अब रीमा अपने घर में लगी तुलसी के कुछ पत्ते तोड़ती है, फिर तुलसी, अदरक, लौंग और भी कई तरह का काढ़ा बनाकर दे देती है। इससे तुम अपने शौहर को थोड़ा थोड़ा करके दिन में 3 बार देना, फिर देखना वो उनकी खांसी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रीमा जी। अब फातिमा अपने शौहर रहीम के पास जाती है। लगता है ये खांसी तो जान ही ले लेगी फातिमा। ऐसा मत बोलिए जी, और उठिए, ये लीजिए, ये काढ़ा पी लीजिए, रीमा बहन ने बनाया है। वो कह रही थी इनसे खांसी एकदम ठीक हो जाएगी। फिर रहीम वो काढ़ा पीता है जिससे उसे खांसी में कुछ राहत मिल जाती है। तभी रसोई की खिड़की से गुरप्रीत की आवाज आती है। फातिमा बहन, जरा इधर तो आना। गुरप्रीत की आवाज सुनकर वो रसोई में आती है। हाँ गुरप्रीत, कुछ काम था क्या? हाँ, वो मैंने खिचड़ी बनाई है, अपने शौहर को खाने में बिरयानी की जगह आज वही देना, इससे उन्हें खांसी में जल्दी आराम मिलेगा। आप सब बहुत अच्छी हैं। अब वो अपने शौहर को खाने में खिचड़ी देती है जिससे उसे आराम मिल जाता है, और दिन भर काढ़ा देने से उसकी खांसी पूरी तरह ठीक हो जाती है। वाह रीमा बहन, गुरप्रीत बहन, आप लोगों का नुस्खा तो काम आ गया, अब वो पूरी तरह से ठीक है। चलो शुक्र है। देखो, अब तुम्हारी खिड़की मेडिकल स्टोर भी बन गई। क्यों नहीं, हमारी खिड़की तो दुनिया का सबसे अच्छा बाजार है। प्यार, सलाह और हंसी सब कुछ मिलता है। एक रोज मरियम ने घर में केक बनाया तो उसने थोड़ा थोड़ा केक उन सबको भी खाने को दिया। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, बेंगलोर में है, नौकरी करने गया है। बहुत जल्दी मैं उसकी शादी कर दूंगी, तो मैं भी तुम्हारी तरह इन जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगी। हाँ हाँ, हम तो इंतजार कर रहे हैं कब जॉन शादी करे और हम सबको पार्टी खाने को मिले। हाँ हाँ, जरूर पार्टी होगी। लेकिन एक बात बता मरियम, उसकी शादी हो गई तो तब तो इस रसोई में आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि फिर तो रसोई पर तेरी बहू का कब्जा हो जाएगा। हाँ वो तो है, अब कब तक मैं ही खाना बनाऊंगी? बहू आएगी तो उसका भी तो कुछ सुख उठाऊंगी। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, क्योंकि उस वक्त मैं तुम लोग के साथ खिड़की से नहीं बल्कि डायरेक्ट तुम्हारे घर आकर ही गप्पे लड़ाया करूंगी, क्योंकि तब मेरे पास कुछ काम तो करने को होगा नहीं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक सुबह जब वो चारों रसोई में थी, अचानक नीचे से शोर उठा। गैस पाइप में लीकेज है। सारी बिल्डिंग में अफरा तफरी मच गई। जल्दी गैस बंद करो सब। मेरी तो सीटी चल रही थी। ओफो भगवान, मैं जाकर वॉल्व बंद करती हूँ, तुम सब पीछे हटो। फातिमा नीचे जाती है और वॉल्व बंद करती है। ओह गॉड, क्या हुआ था? बस छोटा सा लीकेज था, संभल गया, लेकिन अगर देर होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। तभी सभी राहत की सांस लेती हैं। उस हादसे के बाद चारों की दोस्ती और भी गहरी हो गई। ऐसे ही समय बीता और कुछ दिन बाद जॉन अपनी पसंद की लड़की मीसा से शादी करके ले आता है। तुमने हमें एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा जॉन? अरे कम से कम हमको बता तो देता। और बताकर क्या ही हो जाता माम, मैं शादी तो अपनी पसंद की लड़की से करता ना। वैसे ये घर कितना छोटा नहीं है जॉन? आई, तुम लोग इस चौल में कैसे रह लेते हो? हमें इस घर में रहते हुए कई साल हो गए, लेकिन अभी तक हमें तो ये घर कभी छोटा नहीं लगा।
अब वो बड़ी मुश्किल से 2 दिन ही उस घर में रुकती है, लेकिन 2 दिन बाद अपने पति जॉन को लेकर वो घर छोड़कर वापस बैंगलोर चली जाती है। और इस बात का मरियम को काफी बुरा लगता है और वो उदास होकर बिस्तर पकड़ लेती है। अब अगले दिन वो रसोई में भी नहीं आती क्योंकि उसका खाने पीने का कुछ भी मन नहीं कर रहा था। क्या बात है, ये आज मरियम रसोई में क्यों नहीं आई? सब ठीक तो है ना? पता नहीं, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अभी तो भाई साहब भी काम पर गए होंगे और इस वक्त वो घर पर अकेली होती है। रुको, मैं उसे आवाज लगाती हूँ। मरियम, मरियम बेगम, कहाँ हैं आप? मुझे तो घबराहट हो रही है। मुझे लगता है हमें उसके घर चलकर देखना चाहिए। अब वो सब एक साथ उसके घर जाती हैं, जहाँ मरियम बिस्तर पर पड़ी होती है। उसकी हालत काफी खराब थी और उसे तेज बुखार था। हे भाई गुरु, इन्हें तो तेज बुखार है, हमें अब भी डॉक्टर को फोन करना होगा। गुरप्रीत, तुम डॉक्टर को फोन करो, मैं तब तक इनके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती हूँ। अब वो उसके सर पर भी ठंडे पानी की पट्टियां रखती है और रीमा डॉक्टर को फोन कर देती है। तब तक वो सब मिलकर उसका अच्छे से ध्यान रखती हैं। डॉक्टर आता है और दवाई देकर चला जाता है और रीमा उसके लिए दलिया बनाकर लाती है और उसे अपने हाथों से खिलाती है। फिर गुरप्रीत उसे खाने को दवाई देती है। जब तक माइकल आता है तब तक वो उसका अच्छे से ध्यान रखती है। शाम को जब उन सबके पति घर लौटे हैं तो घर में अपनी पत्नियों को ना पाकर उन्हें आवाज देते हैं। रसोई की खिड़की से उनके पतियों की आवाज आती है, जिससे वो बताते हैं कि वो सब मरियम के घर पर है। कुछ देर बाद माइकल भी घर आ जाता है और अपनी पत्नी को इस हालत में देखकर दुखी हो जाता है। अब मैं ठीक हूँ माइकल, रो मत। इन सब सिस्टर लोगों ने मेरा बहुत ध्यान रखा। आप सबका थैंक यू जी। जॉन अपनी बेबी के साथ हमें छोड़कर गया तो मुझे लगा जैसे मेरा सब चला गया, लेकिन मैं तो भूल ही गया कि असल परिवार तो मेरा ये मेरे पड़ोसी मेरी बहनें हैं, जो सगों से भी बढ़कर मेरे लिए। मरियम, तुम इस बात को दिल से लगा कर बैठी थी। अगर जॉन चला भी गया अपनी पत्नी के साथ तो कोई बात नहीं, हम सबके बच्चे भी तो शादी कर अलग अलग जगह सेटल हो गए हैं, फिर हमें किस चीज की चिंता। हाँ, अब तो हम सब एक दूसरे के पड़ोसी कम और रिश्तेदार ज्यादा हैं। गोवा के एक छोटे से गांव में गरीब मछुआरा मनोज अपनी पत्नी ममता के साथ रहता था। मनोज की मछली बिकने से ठीक ठाक कमाई हो जाती थी। गांव भर में वो काफी मशहूर था क्योंकि वो अक्सर ताज़ा मछली ही बेचा करता था। घर का काम निपटाकर कभी कभी ममता भी उसके साथ बाजार आ जाती थी और साथ में मछली बेचती थी। दोनों पति पत्नी थोड़े में भी काफी खुश थे। एक रोज मनोज मछली पकड़ने समुद्र की ओर जाता है और जाल डालकर मछलियाँ पकड़ने लगता है। उस रोज तेज बारिश भी हो रही थी। उसका सारा जाल पल भर में ही भर गया। वाह वाह, आज तो ऊपर वाले की अच्छी खासी मेहरबानी हो गई मुझ पर। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर उसी गांव का दूसरा मछुआरा आलोक भी आ जाता है, लेकिन मनोज के जाले को देखकर वो बुरी तरह जल भुन जाता है। सारी मछलियाँ तो ये मनोज पकड़ लेता है, काश थोड़ा जल्दी सोकर उठ जाता तो ये सब मछलियाँ मेरे जाल में होती। दरअसल आलोक बड़ा ही आलसी और कामचोर था। वो रोज देर तक सोया रहता, जिस कारण बाकी मछुआरे वहाँ पर आ जाते और मछलियाँ भर कर ले जाते, जबकि आलोक रोज देर से आता, जिस वजह से उसे बहुत ही कम और छोटी छोटी मछलियाँ मिलती थी। इसीलिए उसकी कम कमाई होती थी, जबकि मनोज अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। मछली ले लो, मछली, ताजी ताजी समुद्री मछली। अरे यहाँ आइए और ताजा ताजा मछलियाँ ले जाइए, एकदम खरी मछली। आइए आइए। अरे आलोक, ये कैसी मछली बेचता है? एकदम छोटी छोटी बच्चा मछली, इसका तो कोई स्वाद ही नहीं होता है। मछली खानी है तो मनोज भाई की खाकर देखो, क्या कमाल की मछली होती है। क्या आप सच कह रहे हैं भाईजान? इसी तरह एक एक कर ग्राहक उसके पास ही आते हैं और मनोज की मछलियाँ 2 घंटे में ही बिक जाती हैं। अरे वाह, आज तो कमाई तो बाकी सब दिनों से ज्यादा है। आज तो घर जाकर ममता से कहूँगा मछली के पकौड़े बनाने को। एक तो ये धीमी धीमी बारिश और ऊपर से मछली के पकौड़े, वाह फिर तो मजा ही आ जाएगा। घर आकर मनोज अपनी पत्नी को फिश पकौड़े बनाने को कहता है। ममता बड़ी ही स्वादिष्ट फिश पकौड़े बनाती थी। उसके हाथों में गजब का स्वाद था। ठीक है जी, तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर में फिश पकौड़े बना कर ले आती हूँ। वो दोनों पति पत्नी अपनी गृहस्थी में काफी ज्यादा खुश थे। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम शुरू हो जाता है, जिसमें समुद्र में खूब सारी मछलियाँ ऊपर आ जाती हैं। मनोज बहुत सारी मछली पकड़कर घर में एक छोटा सा तालाब बनाकर इकट्ठा कर लेता है। अब देखना ममता, अगले कई दिनों तक हमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगले कई दिनों तक हम यही मछलियाँ बेच बेच कर पैसे कमाएंगे और अब बरसात बिताने तक मुझको नदी पर नहीं जाना पड़ेगा। इसे ही बेचकर गुजारा चल जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा सुनिए, मैं पड़ोस की नीलम के साथ दूसरे गांव जा रही हूँ। उसके भाई के यहाँ उसको कुछ काम है। अच्छा ठीक है, मैं भी बाजार जा रहा हूँ मछली बेचने। उस रोज भी मनोज रोज की तरह अच्छी कमाई करके लौटता है, लेकिन रास्ते में आलोक कुछ गुंडे भेजकर उसका एक्सीडेंट करवा देता है। अब आलोक बड़ा खुश होता है। ससुर का नाती बहुत नोट छाप रहा था मछलियाँ बेचकर, अब सबके सब लोग मुझ मछुआरे से ही मछलियाँ खरीदेंगे। जैसे ये बात गरीब ममता को पता चलती है, वो जल्दी से अस्पताल पहुंचती है। डॉक्टर साहब, मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, एक्सीडेंट इतनी बुरी तरह से हुआ है कि इनकी रीढ़ की हड्डी पसली टूट गई है और ऑपरेशन करना होगा, जिसमें कम से कम 1 लाख रुपए का खर्च आएगा। लेकिन मैं गरीब, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? आपको पैसों का इंतजाम तो करना ही होगा, नहीं तो तब तक इनको ऐसे ही बिस्तर पर रहना होगा, और जब तक पैसों का इंतजाम नहीं हो जाता इसे घर ले जाइए। ममता उसे लेकर घर आ जाती है। फिर अगले दिन से ही ममता बाजार में मछली बेचने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन आलोक गुस्से में उससे कहता है,
अरे ओ खबरदार, अगर तूने इस बाजार में मछली बेची समझी ना, तेरे चलते मेरा धंधा चौपट हो रहा है। कल से तू यहाँ दिखी ना तो देख लेना, ठीक नहीं होगा। आलोक उसे गुस्से में वहाँ से भगा देता है। उदास होकर ममता वापस जाने लगती है। हे भगवान, मुझे रास्ता दिखा, मैं क्या करूँ? मेरे पास तो कोई चारा भी नहीं है मछली बेचने के सिवाय। तभी ममता बाजार में खाने पीने का ठेला देखती है। इस बाजार में खाने पीने के ठेले कितने अच्छे चल रहे हैं, फिर तो मैं भी अपने फिश पकौड़े बनाकर बेच सकती हूँ। और मैं बनाती भी बहुत अच्छे हूँ। अगर मैं भी उन्हें बनाकर बाजार में बेचूं तो शायद गुजारे के लायक पैसे हो जाएंगे। अगले दिन सुबह उठकर ममता ढेर सारी सुगंधित मसाले तैयार करती है और बढ़िया फिश पकौड़े बनाकर बाजार में बेचना शुरू करती है। फिश पकौड़े खा लो, गर्मा गर्म फिश पकौड़े, आओ आओ, तीखी मसालेदार फिश पकौड़े हरी चटनी के साथ सिर्फ 40 रुपए प्लेट। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। अरे वो फिश पकौड़े वाली, जरा लगा दो एक प्लेट। गरीब ममता फटाफट से प्लेट में गर्मा गर्म फिश पकौड़े डालकर देती है, जिसे खाने के बाद अरे वाह, मजा ही आ गया। ऐसे कमाल के फिश पकौड़े तो मैंने आज से पहले कभी नहीं खाए। तभी दूसरा आदमी उसके पास आता है। अरे तो मुझको भी लगाना एक प्लेट। जी बस अभी देती हूँ भैया जी। दूसरा ग्राहक भी जैसे ही फिश पकौड़े खाता है तो उंगलियां चाटता रह जाता है। तुम्हारे फिश पकौड़े तो सबसे अच्छे हैं, इसने तो होटल के खाने को भी फेल कर दिया है। लोगों को गरीब फिश पकौड़े वाले की प्रशंसा करते देखकर आलोक जल भुन उठता है और वो अफवाह फैलाकर लोगों को भड़काने की कोशिश करता है। अरे ओ भाई, ये एक नंबर की ठग औरत है। इसके फिश पकौड़े बिल्कुल मत खाओ, ये बासी मछलियों से बनाती है। नहीं नहीं, आप इनकी बातों में मत आइए, ये सच नहीं है। वो रोते हुए अपनी पूरी सच्चाई का सबूत देती है। आप सब इसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए। आप सब चलकर मेरे घर पर देख सकते हैं। मैं एकदम ताजा और जिंदा मछली पाल कर उसे फिश पकौड़ी बनाने में इस्तेमाल करती हूँ। ये आदमी झूठा है, ये बस मुझ गरीब को और परेशान करके मेरी जिंदगी में तूफान लाना चाहता है। शायद ये सही बात है, ये मछुआरा ही झूठा है। एक तो बेचारी 40 रुपए में हमारा पेट भर मछली पकौड़े हमको खिला रही है। बाजार में सभी गरीब ममता का साथ देते हैं, क्योंकि इतने दिनों में सबको इसके बारे में पता चल चुका था। अब ममता बिना किसी डर के रोज बाजार में अच्छे से मछली के पकौड़े बनाकर बेचती है, जिससे उसकी थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है। लेकिन फिर भी अभी तक उसके पास में अपने पति का ऑपरेशन करवाने के पैसे जमा नहीं हो पाते, इसीलिए वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और रोते हुए कहती है, इतने वक्त से मैं मेहनत कर रही हूँ लेकिन कुछ सफलता नहीं दिखाई दे रही। ऐसे कब तक मैं पैसे जमा करूंगी और कब जाकर मैं अपने पति का इलाज करवाऊंगी? मुझे फिश पकौड़े का दाम बढ़ा देना चाहिए पर ग्राहक भड़क न जाए। वो इसी असमंजस में होती है कि वो फिश पकौड़े बनाने के लिए मछलियाँ काट रही होती है। तभी उसे एक मछली के पेट में से चमकती हुई चीज मिलती है। अरे वाह, ये तो कोई कीमती मोती लगता है, लेकिन ये इस मछली के पेट में कैसे आ सकती है? ये समुद्र की गहराई में गई हो जहाँ मोती होते हैं, और ये महंगा मोती मुझे मिलना भगवान की इच्छा था। इसे बेचकर मैं अपने पति का इलाज करवा पाऊंगी। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। अब वो मोती लेकर सुनार के पास जाती है, जो कि बहुत कीमती होता है। उसे बेचकर उसे बहुत पैसा मिलता है, जिससे वो अपने पति का इलाज करवाती है और दोनों पति पत्नी आखिर में साथ मिलकर फिश पकौड़े का अपना ढाबा भी खोल लेते हैं।